मास ज्ञान हो गया। मास महीने का प्रकार कितने होते हैं? सौर मास, सावन मास, नक्षत्र मास इत्यादि ये सब जाना था। कार्यानुसार महीनों का उपयोग कब किया जाता है? महीनों का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है? तो ये दोनों बातें। और इसके बाद में अयन परिभाषा। अयन परिभाषा के लिए बताया कि मकर राशि से लेकर के 6 राशि पर्यंत क्रम से, ठीक है। सर अयन मतलब क्या होगा? अयन मतलब गृह होता है ना, सूर्य का अयन। दक्षिण अयन माने सूर्य उस समय दक्षिण रहेंगे, है ना, ओके जी सर। ऐसे कुछ हो है ना। अयन मतलब दक्षिणायन माने दक्षिण है, और उत्तरायण माने उत्तरण है, सूर्य उत्तर अपना निवास है उनका, यही तात्पर्य। तो मतलब इन राशि में जब सूर्य रहता है तो उत्तरायण माना जाता है। वो देवताओं का रात्रि और दिन का विभाग किया था ना, 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन। तो देवताओं दक्षिणायन जो है देवताओं की रात्रि होती है, और उत्तरायण देवताओं का दिन होता है 6 6 महीने का। और राक्षसों की 6 महीने की रात्रि होती है उत्तरायण, और दिन होता है दक्षिणायन। उत्तरायण के लिए बताया था कि मकर राशि से लेकर के क्रमबद्ध है। मकर के बाद में कुंभ, कुंभ के बाद में मीन इत्यादि। मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन। मकर से लेकर के मिथुन तक 6 राशि तक सूर्य का जब भ्रमण होता है, भ्रमण काल, तो उस समय जो है उत्तरायण होता है। और मिथुन के बाद में कर्क से, कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु, है ना। कर्क से लेकर कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु, इन राशि में कर्क से धनु राशि तक जो है सूर्य जब भ्रमण करता है परिभ्रमण, तो वो जो है दक्षिणायन कहलाता है। ठीक है, कर्क से धनु राशि पर्यंत सूर्य का जो भ्रमण होता है, सूर्य का भ्रमण काल, वो दक्षिणायन कहलाता है। तो दक्षिणायन उत्तरायण के विषय में जाना था। उत्तरायण में शुभ कार्य सारे किए जाते हैं, सारे विवाह इत्यादि कार्य दक्षिणायन में भी करते हैं, था मुहूर्त के मुहूर्तोपलब्धि के ऊपर जो भी है। काल परिभाषा, काल गणना जो है सूक्ष्म इकाई से बड़ी इकाई तक काल परिभाषा के विषय में कह रहे हैं। गुर्वक्षराणामुदितं च षष्ठ्या फलं फलानां घटिका किलैका षष्ठ्या घटीनां भदिनं तथा देक्ति तथ्यै तथा देक्तिथै तथा देक्तिथये तिथैकया चंद्रमसो दिनं स्यात् तथा देतिथ्यैकया चंद्रमसो दिनं स्यात्। अब गुरु अक्षर के विषय में कह रहे हैं। गुरु अक्षर षष्ठे गुरुवर्णानाम् उच्चारणकालः एकं फलं भवति। षष्ठेः गुरुवर्णानाम् उच्चारणकालः एकं फलं भवति, और षष्ठेः फलानां कालः एक घटिः भवति, और षष्ठे घटीनां कालः एका तिथिः भवति। सा च एकं चंद्रदिनम् अथवा नक्षत्र होरामुच्यते। बिल्कुल सत्यम। 60 गुरुवर्ण, गुरुवर्ण माने समझ गए? गुरुवर्ण, गुरु संज्ञा का वर्ण, गुरु संज्ञा होती है, दीर्घ वर्ण की गुरु संज्ञा है, अथवा संयुक्त अक्षर पड़े रहने पर भी गुरु संज्ञा हो जाती है, तो गुरुवर्ण। तो 60 गुरुवर्ण। गुरुवक्षर मतलब क्या होता? गुरु गुरु दीर्घ अक्षर, दीर्घ मतलब नहीं अक्षर सर, को। समय हाँ में कैसा? जैसे यहाँ पे लिखा ना 60 गुरुवक्षर बराबर एक फलम हाँ, बराबर तो 24। गुरु अक्षर को तो उच्चारण करने में जितना टाइम लगता है भाई, अच्छा, तो मतलब 60। 60 हाँ गुरु गुरु, अक्षर को उच्चारण करने में जितना समय लग रहा है हाँ उसी वो को जो एक है पल, और एक पल वही होता 24 है। सेकंड। हाँ, 24 सेकंड में 60 गुरु अक्षर का सामान्यतया उच्चारण का विधान अरे है। एक ठीक है। मतलब किसी गुरु अक्षर का उदाहरण देना, मतलब नाम आ, देखिए। जैसे आ, ई, उ,
आ ई उ यही। हाँ और क्या, दीर्घ दीर्घ वर्ण भाई, दीर्घ ही गुरु होता है ना। अच्छा दीर्घं च गुरु संज्ञं स्यात्, दीर्घ वर्ण, ह्रस्व नहीं दीर्घ वर्ण बस, ओके सर उसी को गुरु अक्षर कहता है। अथवा जो ह्रस्व अक्षर होता है संयुक्त वर्ण परे रहते वो गुरु संज्ञक हो जाता है। तो गुरु अक्षर से तात्पर्य यहाँ दीर्घ वर्ण से ही है ना। यस सर। तो 60 गुरु अक्षर के उच्चारण का जो काल होता है वो एक पल होता है। एक पल मतलब 24 सेकेंड। और 60 पल की एक घटी होती है। एक घटी, 60 पल बराबर एक घटी। एक घटी में 24 मिनट होता है, 24 मिनट की एक घटी। 60 घटी का एक दिन होता है। 60 घटी का एक दिन होता है मतलब 24 घंटा। तो 60 गुरु अक्षर का एक पल, एक पल बराबर 24 मिनट। 60 पल का एक घटी बराबर 24 मिनट। और 60 घटी का एक घंटा और एक दिन, 60 घटी का एक दिन सर बराबर पल 24 मतलब क्या घंटा। होगा सर? पल बता दिया ना, पल मतलब 24 सेकंड मतलब पल। एक पल मतलब तो सर 24 सेकंड। जैसे ये बताया था कि गुरु अक्षर पढ़ने में इतना हाँ समय लगता, हाँ, तो तो इस पल 60 का गुरु, नहीं आया? 60 गुरु अक्षर का उच्चारण में जो टाइम लग रहा है उसको एक पल कहेंगे। ठीक है, 60 गुरु अक्षर को उच्चारण करने में जो टाइम लग रहा है उसको एक पल कहेंगे। और उस एक पल मतलब 24 सेकंड, अर्थात 24 सेकंड में 60 गुरु अक्षर का उच्चारण होता है। ठीक है, और 60 पल की एक घटी, एक घटी में 24 मिनट हुए। और 60 घटी का एक दिन हुआ, एक दिन में 24 घंटा होता है। अब यहाँ देखो सर ये हाँ, सबके हिसाब से थोड़ी ना है, मतलब ये किसके हिसाब से होगा, मतलब ये समय गुरु कि अक्षर वाला? ज्योतिष के हिसाब से, ज्योतिष का सिद्धांत चल रहा है ना, नहीं सर, तो ज्योतिषीय परिगणना में। जैसे कि आप हो तो आप गुरु अक्षर थोड़ी स्पीड में बोल सकते हो। हाँ नहीं, एक नॉर्मल उसकी प्रक्रिया होती है ना भाई इस अक्षर में। उसको ऐसा थोड़ा कि अच्छा, जिसका कोई जल्दी बोल दे कोई तेज बोल दे, उसका एक गुरु अक्षर का हो हाँ, तो गुरु अक्षर बता दो फिर। दीर्घ दीर्घ वर्ण, दीर्घ वर्ण, दीर्घ वर्ण। गुरु अक्षर मतलब दीर्घ वर्ण। ठीक है, सर बड़ा आ आएगा ना, छोटा आ नहीं आएगा? नहीं आएगा नहीं बड़ा। नहीं, छोटा नहीं आएगा, बड़ा आएगा। Yes, छोटा अभी संयुक्त अक्षर के साथ आ जाएगा, गुरु हो सर जाता है। जैसे सर 60वां बार मतलब आ हाँ ऐसा हाँ बोले हाँ, 60 बिल्कुल बार और बिल्कुल फिर एक पल बिल्कुल हुआ वो। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर, धन्यवाद। तो वो एक पल हुआ, एक पल मतलब 24 सेकंड। और 60 पल मतलब एक घटी। और 60 घटी मतलब एक दिन। 60 घटी का एक दिन होता है अर्थात 24 घंटा। 60 घटी मतलब 24 घंटा। अब यहाँ पर इसको सर लिख रहे हैं कि हाँ, सर एक घटी मतलब एक घंटा? एक नहीं घंटा नहीं, नहीं, एक एक घटी मिनट। मतलब, एक घटी मतलब 24 मिनट। 24 मिनट। ढाई ढाई घटी का एक घंटा होता है, ढाई घटी का। 2 घटी का अंतर मुहूर्त होता है। हाँ, मुहूर्त। ढाई घटी का एक घंटा होता है। ठीक है, एक घंटा ढाई घटी का होता है। 24 मिनट हो गए ना, तो एक घंटा 24 और 48, 2 50 10 60, 6 मिनट और है। तो ढाई घटी का एक घंटा होता है। और 60 घटी का एक दिन होता है। इसी बात को लिख रहे हैं उसमें कि षष्ठे है गुरु वर्णानाम उच्चारण कालः एकम पालम भवति। 60 गुरु वर्ण, 60 60 गुरु वर्ण का जो उच्चारण काल होता है, 60 गुरु वर्ण को उच्चारण करने में जो टाइम लगता है उसको एक पल कहते हैं। और 60 पल, 60 पल का जो काल होता है, 60 पला नाम काला एक घटी। 60 पल के काल को एक घटी कहते हैं। और षष्ठे घटी नाम काला एका तिथि। और 60 घटी का एक तिथि होता है। 60 घटी का एक तिथि होता है ना। एक तिथि में 60 घटी, 60 घटी का काल जो है एक तिथि होता है। और उस तिथि को, एक तिथि को अथवा एक 60 घटी को एक चंद्र दिन कहते हैं, अथवा नाक्षत्र होरा भी कहते हैं उसको। उसको चंद्र दिन भी कहा जाता है। यानी 60 घटी का एक चंद्र दिन होता है ना। चंद्रमास जो निर्णय करते हैं तो चाहे एक चंद्र दिन, एक चंद्रमा का भोग काल जो है वो 60 घटी का होता है। उसको नक्षत्र होरा भी कहते हैं। नक्षत्र नक्षत्र भी 60 घटी तक रहता है अर्थात 24 घंटे नक्षत्र का भी मान रहता है ना। नक्षत्र होरा, नक्षत्र होरा 24 घंटे कुछ कम घटता बढ़ता रहता है थोड़ा बहुत इधर उधर। तो तिथि क्षय नक्षत्र क्षय
वो मामला अलग सिद्धांत है, कितना क्या होता है अलग विषय। लेकिन एक नॉर्मल साधारण जो गणना है, गणना का जो क्रम है, गणना का जो विषय है वो यही है। 60 गुरु अक्षर का एक पल बराबर 24 सेकंड, और 60 पल का एक घटी बराबर 24 मिनट, और 60 घटी का एक दिन मतलब 24 घंटे। इसके बाद अंश इत्यादि जो वृत्त है, पूरे पूरे आकाश मंडल को एक वृत्त में परिकल्पित किया, एक गोला माना, एक वृत्त माना, एक वृत्ताकार करके, और उस वृत्ताकार का जो माप है उसका तो परिमाप क्या किया, 360 अंश। वो ब्रह्मांड को 360 अंश में सेट किया, ठीक है। पूरा जो एक वृत्त में पूरा ब्रह्मांड आ गया, और उस ब्रह्मांड जो है आकाश मंडल जो है वो 360 अंश का हुआ, और 360 अंश बराबर 12 राशि, 12 राशि, बिल्कुल 30 अंश की एक राशि होती है ना, 30 अंश एक राशि, तो 30 अंश एक राशि, तो 30 अंश 30 का भाग देंगे 360 में तो 12 आ जाएगा, तो 12 अंश राशि। क्या है सर? अंश मतलब कहाँ से लिया? अब अंश मतलब जो है ये गणना है एक, है ना, डिग्री। ज्योतिष की सर। डिग्री जो होता है ना, परिमाप, तो सर भू गणित की परिमाप। अपेक्षा थोड़ी है। हाँ, गणित की अपेक्षा ही है ना, ये गणित ही है ये। जैसे एक वो होता है ना, एक वृत्त, एक वृत्त का परिमाप कितना होता है, मैथ में पढ़े होगा ना, गणित तो पढ़ा है ना। यस सर। तो 360 अंश होता है ना एक वृत्त का परिमाप, हम्म। तो वही है परिमाप पूरे नहीं होता सर, वो उसका हाँ, सर्कल होता है, सर्कल तो वही नहीं, उसका सर्कल। मतलब कोण होता है वो। कोण क्या होता है, पूरा जो वृत्त का जो है, वृत्त परिधि, परिधि का क्या निकालते हैं, एक परिधि, एक गोला 360 अंश का होता है ना, सर वो एंगल बता रहा हूँ ना, एंगल वाला। एंगल। हाँ, तो वही पूरा एक वृत्त जो है, पूरे एक वृत्त रूप में आकाश की परिकल्पना की, और उसका जो मान, उसका परिमाप एक रखा, एक मान 360 अंश का वो पूरा है, और उस 360 अंश को 12 राशियों में विभाजित किया, तो 30 अंश की एक एक राशि हो गई, ठीक है। 30 अंश तक एक राशि, 30 अंश तक एक राशि, चक्र है ना, चक्र में ऐसे पूरा एक चक्र हो गया, चक्र में 30 अंश का विभाजन कर दिया, 30 अंश का एक खाना, एक ब्रैकेट, एक मतलब लंबी लाइन खींच करके विभाग किया, तो 30 अंश ये इसका है, 30 अंश इसका है, 30 अंश इसका है, तो क्रमबद्ध मेष का 30 अंश, फिर वृष का 30 अंश, फिर मिथुन का 30 अंश, इस तरह से 30 अंश का 12 विभाग किया, और क्रमबद्ध 12 राशि में, फिर मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियों का एक एक 30 अंश का विभाग हो गया, ठीक है। तो 360 अंश में 12 राशि है, और 12 राशि का एक भगण होता है, एक भगण मतलब 12 राशियों में सूर्य का एक भ्रमण करना ही एक भगण कहलाता है। सूर्य एक राशि में 360 अंश किया, तो 30 अंश पे भ्रमण कर, जब सूर्य 30 अंश का भ्रमण कर लेता है तो एक राशि का भ्रमण हो जाता है, फिर दूसरे राशि में चलता है, 30 अंश उस राशि में रहता है, फिर 30 अंश तीसरे राशि में, तो एक बार पूरे 12 राशियों में एक चक्कर जब सूर्य लगा लेता है तो एक भगण कहलाता है वो, उसको भगण कहते हैं, एक भगण, ठीक है। तो 360 अंश बराबर 12 राशि, और 12 राशि का एक भगण होता है, तो पूरे वृत्त पर यानी पूरे 360 एक बार ब्रह्मांड की परिक्रमा सूर्य लगा लेता है, उसी को एक भगण कहते हैं, ठीक है। भागण मीन भगण अभी संज्ञा है, और उस भा चक्र को एक बार घूम लेना, भा बने जो आकाश में एक जो वृत्त परिकल्पित किया उसकी एक परिक्रमा लगा लेना, उस वृत्त की, सूर्य के द्वारा उस वृत्त की एक बार परिक्रमा लगा लेना, और सूर्य उस वृत्त का उस 360 अंश की परिक्रमा, 360 अंश की परिक्रमा एक साल में लगाते हैं, एक वर्ष लग जाता है लगाने में, समझे, एक वर्ष लग जाता है, कि 12 राशि में सूर्य को भ्रमण करना मतलब एक साल लग जाता है, एक साल में जाकर के, है ना, एक साल में जाकर के एक चक्र पूरा होता है उनका, तो एक भगण हो जाता है, उसी को भगण कहते हैं, उसी को भगण कहते हैं, मतलब पूरी राशियों में सूर्य का पूरी राशियों में एक बार भ्रमण कर लेना ही भगण कहलाता है, ठीक है। भगण एक संज्ञा है, और क्या, एक ये भी नाप की एक संज्ञा रखा, एक बार पूरे जो है 12 राशियों में एक चक्कर लगा लेना एक भगण कहलाता है, ठीक है। भाई मकर राशि से आरंभ करो या मेष राशि से आरंभ करो, जहां से भी, मकर राशि से आरंभ करके वापस मकर राशि तक पहुंचना एक भगण कहलाता है, एक चक्र लगा लेना,
सूर्य का एक चक्कर लगा लेना, पूरे जो भचक्र है उसका एक चक्कर, उस पूरे भचक्कर का यानी 12 राशियों में एक बार सूर्य का भ्रमण कर लेना ही भगण कहलाता है। तो 360 अंश की 360 अंश की 12 राशि, 360 अंश में 12 राशियों की परिकल्पना की और 12 राशियों में सूर्य का भ्रमण करना ही भगण कहलाता है। ये ज्योतिषीय माप है। आगे कुंडली उंडली बनाओगे तो बनाते हैं तो उसमें ये सब का नापों का परिमाप का कार्य आता है। उसमें भगण है, भयात है, भभोग है, इष्टकाल है, कई उसकी ज्योतिषीय भाषा में सब गणित है, मैथ, वो सब लगते हैं। ठीक है। तो ये सामान्य अपने को ये समझा। उसके बाद जो अब राशि, जो राशि है, राशि में भी सबसे सूक्ष्म इकाई जो है प्रति विकला है। विकला अंश, अंश में भी जैसे अंश का भी सबसे सूक्ष्म इकाई 60 प्रति विकला है। 60 प्रति विकला का एक विकला होता है और 60 विकला का एक कला, और एक कला का 60, एक कला का 60 विकला का एक कला और 60 कला का एक अंश और 30 अंश की एक राशि है। राशि, अंश, कला, विकला, सूर्य कहाँ पर है। जैसे वो 12 चक्र जब बनाते हैं ना, कुंडली निर्माण करते हैं, तो किस राशि में कितने अंश पर, कितने कला विकला पर कौन सा ग्रह है, उसी के अनुसार जो है स्थापित करना पड़ता है। ब्रह्मांड में अब जो भ्रमण चल रहा है संपूर्ण ब्रह्मांड में, तो जातक जब जन्म लेता है, बच्चा जब जन्म लिया, तो कितने राशि पर सूर्य, कितने राशि पर थे, है ना, किस राशि पर और किस अंश पर हैं और किस कला विकला पर हैं, मतलब कहाँ पर हैं, किस टाइम में है, कितने अंश पर पहुंचे हुए हैं। तो उस अंश को, उस राशि को विचार करके फिर वो फलादेश इत्यादि होता है और कुंडली में सर उनको स्थान दिया जाता है। बोलो। सर, ये सूर्य कौन सी राशि में, ये सब अंश से पता चलता है ना? हाँ, बस उसी अंश से ही पता तो चलता है ना। उसी अंश कौन ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, हाँ, सूर्य चंद्र भौम बुध बृहस्पति, जितने भी ग्रह हैं, अंश से ही पता लगता है ना। उसी अंश से ही तो निर्धारण होता है। उस 360 अंश में ही विचार करते हैं। हाँ, उस कैसे विचार 360 करते सर? उस 360 अंश को ही कुंडली जो बनती है, उसमें भी 12 चक्र। सर म्यूट हो गए। संजू काय चल रही सो तुम्हारी? उसका संजू अरे लाइव है, चुप रहो। सर आप अनम्यूट हो गए। अंदरों में क्या कर? Mute हो गए। कॉल आया सर। हेलो, आवाज जा रही है? जी सर। हाँ सर। हाँ, तो वही है। तो अंश से ही जो है, जो अंश है, जो 360 अंश है, उसी 360 अंश को कुंडली में परिकल्पित किया जाता है। कुंडली में भी 12 भाव बनाते हैं, 12 स्थान। जैसे ब्रह्मांड 360 अंश का है, वैसे 360 अंश की कुंडली चक्र बनाते हैं। उस कुंडली में 30-30 अंश का विभाग करते हैं। ठीक है। 30-30 अंश का विभाग करके, और उसमें ग्रह जो है कहाँ पर, किस उस समय कहाँ पर जब जन्म लेता है जातक, तो उसमें कौन सा ग्रह कितने राशि पर है, किस अंश पर चल रहा है, वही सभी ग्रह भ्रमण करते हैं उस राशि और अंश में ना। उसी 360 अंश का जो, एक राशि में सर 30 हाँ अंश रुको, बांटे जाते। एक राशि के लिए 30 अंश स्थान निर्धारित है। उस 30 अंश में सर 30 भ्रमण अंश जब, में से हाँ मिलते उस होंगे 30, सर। बिल्कुल उस 30 अंश में अब ग्रह जाते हैं, तो अब उसमें ग्रह प्रवेश करते हैं, तो 30 अंश तक उसी राशि में रहते हैं। ठीक है। तो अब उसमें हर ग्रह है, 9 ग्रह है, तो कौन ग्रह कितने राशि पर है, मतलब किस राशि में है, वो कितने अंश पर है, तो उस अंश के अनुसार उसका फलादेश, इतने अंश पर होगा तो ग्रह का ये स्वरूप होगा, इतने अंश पर होगा तो ग्रह, जैसे स्टार्टिंग में है ग्रह कुछ अंश पर है तो सर लेकिन राशि तो बाल, सूर्य के लिए होती है ना, ग्रह के लिए थोड़ी ना। वो अरे सूर्य चंद्रमा तो के ग्रह लिए। ही है। सूर्य चंद्रमा 9 ग्रह जो है हाँ वो तो 9 ग्रह के लिए होते हैं। सुनो ध्यान से, ये जो अंश अंश है,
ये अंश तो स्थान हो गया, उसी स्थान पर जो 30-30 अंश का एक स्थान बना दिया पूरे ब्रह्मांड में, और पूरे कुंडली में 30-30 स्थान की 30-30 अंश की परिकल्पना होगी। अब एक एक ग्रह प्रवेश करता है उसमें, तो स्टार्टिंग से शुरू करेगा। अब एक अंश से 2, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20 इस तरह से 30 अंश तक जो है वो ग्रह रहेगा। अब कितने अंश पर है ना, कितने अंश पर ग्रह है, उस अंश के अनुसार उस ग्रह के स्वरूप का निर्धारण होता है कि ग्रह हाँ सर, इतने लेकिन अंश जो पर वो है तो ग्रह की स्थिति होती है। मुहूर्त हाँ, बताते हैं तो वो तो सूर्य की राशि देखकर बताते हैं। अब और मुहूर्त मुहूर्त अलग विषय है, मुहूर्त जो हाँ, है वो वो अलग विषय है। वो सूर्य की मुहूर्त राशि कब और ग्रह होगा। चंद्रमा का नक्षत्र देख के बताते हैं ना। हाँ, तो चंद्रमा किस राशि में है, कहाँ पर है, तो उसको देख के देखते ही है। अब देखना, जैसे चंद्र बल देखना होता है व्यक्ति का, जैसे विवाह इत्यादि मुहूर्त के लिए देखते हैं चंद्र बल, गुरु बल इत्यादि विचार करते हैं ना, कि गुरु कैसा है, तो गुरु किस राशि में है, कितने अंश पर है, इसकी कौन सी राशि है, जातक की कौन सी, इसकी शादी और इसकी कौन सी राशि है, तो उसका राशि और नक्षत्र सब विचार करके फिर उसमें गुरु बल, चंद्र बल इत्यादि देख करके फिर वो मुहूर्त इत्यादि का निर्धारण किया जाता है ना। लग्न इत्यादि का निर्धारण, लग्न निकालते हैं ना, स्थिर लग्न है कि चर लग्न है कि चल लग्न है, तो जैसे विवाह आदि कार्य जो होता है वो स्थिर लग्न में किया जाता है, जिससे विवाह स्थिर रहे, परमानेंट रहे, नहीं तो बीच में छोड़ के चला जाए, है ना। तो ये सब जो है इसी से निर्धारित होता है, राशि, अंश, कला, विकला से। तो वही सबसे सूक्ष्म जो इकाई है अंश तक पहुंचने के लिए वो प्रतिविकला है। प्रतिविकला 60 प्रतिविकला का एक विकला होता है, और 60 विकला का एक कला, और 60 कला का एक अंश, और 30 अंश की एक राशि, और 360 अंश की 12 राशि। ठीक है, तो इस तरह से जो है शास्त्रेषु कालः द्विधा उक्तः वर्तते, शास्त्रों में काल दो प्रकार का है, सच मूर्तः अमूर्तश्च, मूर्त काल और अमूर्त काल। मूर्त कालः स्थूल नामना तथा च अमूर्त कालः सूक्ष्म नामना विधीयते। तो मूर्त काल जो है, मूर्त काल और अमूर्त अमूर्त काल दो दो जो है भेद किया है ज्योतिष में, शास्त्र में दो भेद किया, एक मूर्त काल और एक अमूर्त काल। तो मूर्त काल तो स्थूल काल होता है, और अमूर्त काल जो होता है वो सूक्ष्म काल होता है। स्थूल काल क्या है, स्थूल टाइम क्या है, स्थूल समय क्या है, तो लिख रहे हैं कि अयं कालः प्राणादि कालः भवति। प्राणादि रूप जो काल होता है वो स्थूल काल है, जिसका व्यवहार में व्यवहारे यस्य ग्रहणम भवति, एक प्राण, दो प्राण, प्राण भी गणना होता है, मतलब जिसका गणना करके सामान्य व्यवहार में चलता है। अयम मुहूर्त काल नामना भी, इसको मुहूर्त भी कहते हैं, प्राण भी कहते हैं, मुहूर्त भी कहते हैं, कई नाम से जानते हैं इसको। कालस्य अस्याम गणनायाः प्राणाः लघुतमाः मात्रकाः भवन्ति। मुहूर्त जो होता है ना, मुहूर्त की गणना में सबसे लघु इकाई है प्राण, प्राण से ही गणना शुरू होती है। अतएव अयम प्राणादि काल नामना व्यवह्रियते, इसलिए स्थूल काल को प्राणादि काल कहते हैं, क्योंकि सबसे लघु इकाई है प्राण, प्राण से ही इसकी गणना स्टार्ट होती है। जैसे है प्राण, प्राण कालस्य परिभाषा कस्यचित् स्वस्थ पुरुषस्य एक श्वासो वासांतरवर्ती कालः प्राण कालः। प्राण काल कोई स्वस्थ पुरुष है, उसका एक श्वास लेना, है ना, वो जो है प्राण काल कहा जाता है। स्वस्थ व्यक्ति का एक बार श्वास लेना प्राण काल कहलाता है, और उस प्राण काल से गणना शुरू होती है, मुहूर्त तक पहुंचती है स्थिति। ठीक है, तो ये तो जो है ये जो है ये जो है ये स्थिति ये जो है ये स्थिति गणना में आती है। ठीक है, इसके बाद सूक्ष्म काल, इसके बाद स्थूल काल के बाद में सूक्ष्म काल का नंबर आता है। सूक्ष्म काल में इतः पूर्वं प्राणादि कालः भवतः ज्ञाता, बिल्कुल। इदानीं सूक्ष्म कालस्य अमूर्त कालस्य विवेचनं क्रियते। त्रुट्यादि कालः अमूर्त कालः, स्थूल काल लघुत्तमः मात्रकः प्राणः अस्ति, और सूक्ष्म काल लघुत्तमः मात्रकः त्रुटिः इति वर्तते। अस्य सर कालस्य स्थूल गणना, काल और सूक्ष्म काल कल एक बार बता दीजिए, अभी तो एक आप मिनट, जल्दी जल्दी जा रहे हो तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ बता रहे अस्य कालस्य गणनायाः आरम्भः त्रुटितः भवति, अतएव त्रुट्यादि कालः। त्रुटेः परिभाषा इदानीं क्रियते, पश्यतु अस्माकं नेत्रयोः पक्षपातः भवति, पक्षपातकरणे यावान् कालः गच्छति तस्य कालस्य 300तमः भागः त्रुटिः कथ्यते, अतएव नेत्रपक्ष्मद्वयोः संयोगकालस्य सहस्रत्रयभागतुल्यः त्रुटिः उच्यते। हैं, और तो त्रुटि दो प्रकार का, मतलब काल की जो गणना है, तो समय है, समय की गणना दो प्रकार से किया है, एक तो स्थूल काल, एक सूक्ष्म काल।
स्थूल काल जो है वो व्यवहार में चलता है। जो मुहूर्त मुहूर्त है कि कितने मुहूर्त का है, 1 मुहूर्त, 2 मुहूर्त, 3 मुहूर्त, 4 मुहूर्त, जो भी मुहूर्त गणना है जो हम व्यवहार में एक समय का, है ना, व्यवहार में समय की जो गणना है, व्यवहार में जो समय बताया जाता है, समय के अनुसार जो भी काल निर्धारित किया जाता है व्यवहार के लिए, सामान्य संसार का जो व्यवहार चल रहा है उसके लिए स्थूल काल का व्यवहार होता है। तो स्थूल काल का आरंभ होता है गणना करने का प्राण से होता है, प्राणादि काल से। प्राण काल क्या होता है? तो प्राण काल एक स्वस्थ व्यक्ति का सांस लेने में जो टाइम लगता है उसी को, एक बार श्वास लिया इसी को प्राण काल कहते हैं। अभी प्राण काल से 1 प्राण, 2 प्राण, 3 प्राण करते हुए फिर यहाँ से गणना आगे बढ़ती है, फिर वो मुहूर्त तक जाती है, मुहूर्त फिर आगे प्राण काल स्थूल काल है। हाँ स्थूल काल है, क्योंकि प्राण काल में जो टाइम लग रहा है वो दिख रहा है ना, बिल्कुल प्रतीत हो रहा है, हम जान पा रहे हैं, हमारे ज्ञान का विषय हो रहा है कि भाई सांस लेने में जितना टाइम लगा उसको हमको पता चला भाई इतना टाइम लगा, ठीक है, 1 प्राण टाइम लगा, तो कुछ प्रतीत हुआ ना, इतने टाइम, जितने टाइम में श्वास लिया उतने टाइम में एक टाइम का पता चल रहा है। लेकिन जो सूक्ष्म काल है उसमें आंख आंख की जो पुतली है, जो पलक है ना, जो पलक है उसको गिर रहा है ना, आंख के पलक टपकने में जितना टाइम लगता है, पलक गिरने में जितना टाइम लगता है, उसका 3000वां भाग, त्रिसहस्रतमः भागा, उसका 3000 विभाग करो, है ना। एक एक बार पलक गिरने में जितना टाइम लग रहा है उसका 3000 विभाग करो, तो 3000वां जो भाग होता है उसको त्रुटि काल कहते हैं। त्रिसहस्रतमः भागा त्रुटि ही कथ्यते, उसको त्रुटि कहते हैं, उसको त्रुटि, वो सूक्ष्म काल है। तो वो सूक्ष्म काल की प्रतीति अपने बस की बात नहीं है। पलक गिरने में जितना टाइम लगता है उस टाइम का 3000 विभाग करके तीसरा हजारवां जो अंतिम 3000 विभाग करने पे 1 नंबर जो आएगा उसको त्रुटि कहते हैं। तो ये सूक्ष्म गणना है, वो सूक्ष्म गणना किया जाता है। वो सूक्ष्म गणना वो जो है अन्य दिव्य दृष्टियों से लोग करते हैं, वो गणना आती है और व्यवहार में उसका प्रयोग नहीं होता, वो अलग विषय है। उसका उपयोग जो है अन्य में सूक्ष्म काल गणना करना होता है, तो उसमें पता चलता है, ठीक है। तो सूक्ष्म काल गणना के लिए त्रुटि आदि काल का निर्धारण है। त्रुटि आदि काल में यही है कि एक बार पलक झपकने में जितना टाइम लगता है, एक बार पलक झपकी उस टाइम का 3000 भाग करेंगे उसको। 3000 भाग करने पे 1 नंबर का जो आएगा उसको त्रुटि कहते हैं। तो त्रुटि जो है प्रारंभिक इकाई है नापने का। जैसे संख्या प्रारंभ होती है ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर सिस्टम शुरू हुआ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, उसी तरह से तो सूक्ष्मतम इकाई क्या है? 1 नंबर। गणना जब शुरू करते हो तो शून्य, शून्य के बाद 1, है ना, तो शून्य के बाद 1 है, तो मतलब असली गणना 1 नंबर से शुरू हुई, गणित शुरू हुआ। या सूक्ष्म से 1 से 0 से मानो तो 0 1 यहीं से प्रारंभ होता है। उसी तरह से सूक्ष्म इकाई मतलब प्राथमिक गणना कहाँ से शुरू होगी? कुछ आधार होगा ना, प्रारंभिक इकाई एक प्रारंभ करने का। संख्या प्रारंभ 1 नंबर से हो रही है, 1 2 3 4 5 कर रहे हैं, या 0 नंबर से बोलिए 0 1 2 3 4 5 से कर रहे हैं, तो संख्या का प्रारंभ 0 1 से हो रहा है, 0 के बाद में 1। उसी तरह से सूक्ष्म गणना कहाँ से होगा? तो स्थूल काल में प्राण से गणना होता है। प्राण से लेकर के फिर आगे धीरे धीरे बढ़ता जाता है और वो मुहूर्त इत्यादि करते करते फिर बड़ा से बड़ा गणना होता है। तो प्राण से लेकर के जो व्यवहार दशा जो हमारी है, संसार में जो हमारा व्यवहार चलता है वो प्राण से गणना करके चलता है, उससे नीचे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सूक्ष्म जो काल है वो त्रुटि से गणना होता है। तो त्रुटि की बता दिया कि त्रुटि क्या होती है। तो त्रुटि में एक पलक गिरने में जितना टाइम लगा उसका उस टाइम का 3000 भाग करो, 3000 भाग करके 1 नंबर का जो भाग है उसी को त्रुटि कहते हैं। तो ये त्रुट्यादि काल होता है, जो सूक्ष्म काल होता है। तो 2 प्रकार के स्थूल काल और सूक्ष्म काल का विभाग इन लोगों ने किया। तो इस तरह से ज्योतिषीय जो गणना है, ग्रहों की जो गणना की जाती है, ग्रहों का जो स्थापन होता है वो राशि अंश कला विकला उसके द्वारा होता है। ग्रहों की स्थापना, ग्रहों पर विचार, फलादेश, चंद्र बल, गुरु बल जो देखना होता है ये अंश पर निर्धारित होता है, क्योंकि अंश इस चक्र में ही जो भचक्र है इसी में ग्रहों का भ्रमण होता है, इसी में राशियों की स्थापना है, इसी में राशि स्थित है, इसी भचक्र में ग्रह यात्रा करते हैं, अपना जाते हैं। तो तत्त जो है मुहूर्त और तत्त विभिन्न प्रकार की ऋतुएं और महीने सब हर चीज का निर्माण होता है, हर चीज का व्यवहार चलता है। और तो उसी तरह से पिछली गणना और भी दिखा दिया भाई
घटी पल इत्यादि भी बता दिया, कितने घटी का क्या टाइम होता है, मिनट क्या होता है। तो दोनों दोनों अलग गणना, ये जो है ये ढाई घटी और पल और घटी और अंश वाला जो गणना वो ये अलग गणना है। ये घटी पल वाला जो है घटी पल दिन महीना ये अलग गणना है। और वो अंश वाला जो गणना है वो राशियों के भ्रमण को लेकर के भचक्र में 360 अंश मान करके फिर उसमें कौन सा भ्रमण कर रहा है, कितने अंश पर है, कहाँ है, तो वो जो है वो अंश वो अलग गणना है। तो दोनों के अलग अलग मैथ हैं, ठीक है, अलग अलग सिद्धांत हैं और अलग अलग समय का निर्धारण। वो राशियों का भ्रमण करना है और ये जो है सामान्य टाइम जो चल रहा है उसका घटी काल विभाजन किया है। तो अलग अलग गणना है, दोनों में बताया। इस तरह से जो अपना सिलेबस है वरिष्ठ उपाध्याय में वो यहीं सर से आपकी 2 घटी हो गई, है। आपकी 2 घटी हो गई, क्या हो गई? 2 घटी हो गई, टाइम हो गया।